हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 8 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 8 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। वाइजैक गैस लीक क्लेम्स 11 लाइव्स एंड 350 ओवर 350 हॉस्पिटलाइज। वाइजैक यानी विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर एक गैस लीक के कारण 11 लोगों की जान चली गई है और 350 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं। वाइजैक की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्टायरिन पॉलीमर गैस का लीकेज हुआ है जिसके कारण से इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों की जान गई है। ये जो पॉलीमर प्लांट था ये विशाखापट्टनम के पॉपुलेटेड एरिया में स्थित था और सुबह 3:30 बजे के करीब यहाँ पर गैस लीकेज शुरू हुआ जिसकी वजह से करीब 2000 लोगों को इस पूरे एरिया में जो कि 3 किलोमीटर के एरिया में थे उनको इवैक्यूएट करवाया गया। ये जो गैस है इसने 3 किलोमीटर के एरिया को इम्पैक्ट किया है, इफेक्ट किया है और 2000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है ताकि उनकी जान जो है बचाई जा सके। हालांकि ये जो गैस है ये बहुत ज़्यादा लीथल नहीं होती है, लेकिन इसका अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं ह्यूमन बीइंग को। और ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये मेजरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। और इस गैस की प्रेजेंस के कारण एटमॉस्फेयर में या उस एरिया में जहाँ पर ये गैस ज़्यादा मात्रा में है वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाता है जिसके कारण ब्रेन और माइंड दोनों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है लोगों को और वॉमिटिंग की कंडीशन बनती है। तो ये गैस अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज की जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज़ ये बहुत लीथल नहीं है। यूएसए के एक सेंटर के द्वारा कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं स्टायरिन गैस के लीकेज के या स्टायरिन गैस के कारण जो ह्यूमन बींग में सिम्टम्स देखे गए हैं उसके बारे में बताया गया है। ये सेंटर है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और इसके अकॉर्डिंग इस गैस के कारण टायर्डनेस, सेंस ऑफ इनब्रेनेशन मतलब कि बेहोशी की स्थिति हो जाती है इस गैस के कारण। जो नॉर्मल एफिशिएंसी होती है ह्यूमन बीइंग की वो काफ़ी कम हो जाती है और रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, स्लो रिएक्शन टाइम हो जाता है, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है, कंसंट्रेट करने में किसी काम को बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ह्यूमन बीइंग को, बैलेंस का प्रॉब्लम होता है और कलर विजन का भी प्रॉब्लम देखा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस स्टायरिन गैस। इस स्टायरिन गैस की लीकेज के समय जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो एटमॉस्फेयर में 1000 गुना से भी ज़्यादा थी नॉर्मल टाइम की अपेक्षा। तो स्टायरिन गैस की जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी होती है बट बहुत ही लो मात्रा में ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, उस मात्रा से अगर कंपेयर करें तो लीकेज के टाइम ये 1000 गुना ज़्यादा थी जिसके कारण ये कॉन्सेंट्रेशन इसके बढ़ने के कारण ये दिक्कतें देखी गई। इस गैस के शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, आई इरिटेशन हो सकता है और गैस इंटेस्टिनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रजिस्टर्ड 3561 न्यू केसेस एंड 89 डेथ्स इन ए डे। अब एक सिंगल डे में इंडिया में कल के दिन में करीब 3561 जो केसेस हैं वो बढ़े हैं और 89 डेथ्स देखी गई हैं। इसके साथ ये आप स्क्रीन पर लेटेस्ट काउंट देख सकते हैं, 56,500 से ज़्यादा पर्सन अभी तक इंडिया में कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं। जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो करीब 1895 करीब 1900 तक पहुंच गई हैं और नंबर ऑफ रिकवर्ड जो पर्सन हैं वो 16,500 से ज़्यादा हैं। तो ये जो आंकड़ा है कोविड-19 का ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी भी इंडिया के लिए। और इतने केसेस बढ़ने के बाद एम्स के डायरेक्टर द्वारा बताया गया है कि इंडिया में जो केसेस हैं उनकी रफ्तार को देखते हुए ऐसा लगता है कि जून और जुलाई में इंडिया के केसेस बिल्कुल अपने पीक पे होंगे, सबसे ज़्यादा टॉप पे होंगे। यानी कि जून जुलाई से पहले कोविड-19 के जो इन्फेक्टेड केसेस हैं उनका जो क्वांटिटी है, उनकी जो संख्या है वो कम होती हुई दिखना मुश्किल है। यहाँ पर एम्स डायरेक्टर के द्वारा ये बताया गया है। एसबीआई कट्स लेंडिंग रेट एंड एफडी इंटरेस्ट। एसबीआई के द्वारा अपने जो लेंडिंग रेट और जो फिक्स डिपॉजिट कराए जाते हैं लोगों के द्वारा बैंकों में उनके इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया गया है। और यहाँ पर इस आर्टिकल में इस एक इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। तो हम ये MCLR के बारे में जान लेते हैं।
MCLR मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट को बोलते हैं, और ये एक टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है जो कि बैंकों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। टेनोर बेस्ड लिंक इंटरनल बेंचमार्क मतलब कि बैंक अपने द्वारा दिए जाने वाले अलग अलग टेन्योर के जो लोन्स हैं उनमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने के लिए MCLR का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि रेट इज़ डिटरमाइंड इंटरनली बाय पर्टिकुलर बैंक डिपेंडिंग ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन। अगर किसी पर्सन ने बैंक से कुछ लोन लिया है तो उस पर्सन के जितने भी अभी ईयर्स लेफ्ट हैं उस लोन को चुकाने के लिए, तो उस ईयर्स को कैलकुलेट करके, और ये जो फाइनल MCLR है ये बैंकों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। MCLR का सिस्टम 2016 में 1 अप्रैल 2016 से RBI के द्वारा स्टार्ट किया गया फॉर फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स। तो लोन्स के लिए जो बैंकों के द्वारा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे जो लोन के लिए इंटरेस्ट रेट बैंक लगाते हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने आर्बिट्रेरी तरीके से ना किसी पर लगा के एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू लगाएं, एक सिस्टम के थ्रू लगाएं, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं MCLR। अब MCLR से पहले भी RBI के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया था जिसे बोला गया था बेस रेट सिस्टम या बेस रेट स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसके बाद बेस रेट को चेंज करके RBI ने 2016 से MCLR का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद अब MCLR के अकॉर्डिंग ही बैंक अपने लोन्स दे सकता है। अब सारे जितने भी लोन बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं वो MCLR से लिंक्ड होते हैं, और MCLR का रेट ऊपर नीचे जिस तरह से होता है बाकी के लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एज पर MCLR स्प्रेड चेंज होता रहता है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट यानी MCLR एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिससे कम पे तो बैंक लोन दे ही नहीं सकता। यानी कि किसी को भी अगर बैंकों को लोन देना है तो MCLR तो मिनिमम होगा, MCLR के ऊपर प्लस माइनस, MCLR माइनस तो खैर होता ही नहीं, हमेशा प्लस ही रहता है। MCLR के ऊपर 1%, आधा %, 1.5%, 2% जितना भी लोन हो वो बैंकों के द्वारा दिया जाता है। बैंक किसी भी कस्टमर को, चाहे वो कितना भी बैंक के लिए अच्छा कस्टमर क्यों ना हो, वो MCLR से कम पे अपनी लेंडिंग नहीं कर सकते। MCLR एक टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क है और ये बैंकों के द्वारा इंटरनली डिसाइड किया जाता है। MCLR के द्वारा जो इतने डिपॉजिट रेट होते हैं वो भी डिसाइड किए जाते हैं और कैलकुलेट किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। इसमें 4 जो पैरामीटर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो पैरामीटर्स हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेनोर प्रीमियम। तो ये 4 जो फैक्टर है इनको कंसीडर करके बैंक अपने MCLR डिसाइड करता है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम। तो इन चारों फैक्टर के बेसिस पे MCLR डिसाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा, और बैंक अपने MCLR के जो रेट हैं ये टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं और पब्लिश करते रहते हैं, और ज़्यादातर ये एवरी मंथ बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। अलग अलग मैच्योरिटी टाइम के लोन्स पे MCLR अलग अलग हो सकता है। ये टेन्योर बेस्ड है यानी कि टाइम पीरियड बेस्ड लोन है, अलग टाइम पीरियड पे सेपरेट रेट लगाया जाता है बैंकों के द्वारा। तो ये हमने देख लिया MCLR का सिस्टम बैंकों के द्वारा अप्लाई किया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारे बैंक इसी सिस्टम पे अपने लोन आगे बांटते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ है, वंदे भारत मिशन बिगेन्स, फर्स्ट बैच ऑफ इवाक्यूज अराइव्स। वंदे भारत मिशन हमने कल भी बात किया था कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी भारतीय, जितने भी इंडियन दूसरी कंट्रीज़ में कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम में हैं और फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड कंडीशन में हैं, उनको वापस लाया जाएगा इंडिया में। और ये जो प्रक्रिया है, जो पूरी प्रोसेस है वो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो मिशन है इसका नाम है वंदे भारत मिशन। इसमें गल्फ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से इंडियंस को वापस लाया जा रहा है। जो पहला एयरक्राफ्ट है जो इंडियंस को लेके आया है, फर्स्ट फ्लाइट ये कोची पहुंची है, और ये जो लोग लाए गए हैं ये अबू धाबी से लाए गए हैं। तो पहली फ्लाइट कोची पहुंच गई है लोगों को, और जो भी इंडियंस हैं उनको लेके। ये जो पर्टिकुलर मिशन स्टार्ट किया गया है ये गवर्नमेंट के द्वारा एयर इंडिया के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है। यानी कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये एयर इंडिया के द्वारा की जा रही है। ये मिशन इंपॉर्टेंट है, वंदे भारत मिशन।
और ये कहाँ से इंडियंस को ला रहा है? ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हैं उनको वापस इंडिया में लाया जा रहा है, गल्फ कंट्रीज से और कतर, यूएई, इसके अलावा मालदीव, सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से भारत के लोगों को वापस लाया जा रहा है। IMD इंक्लूड्स POK इन वेदर फोरकास्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा वेदर फोरकास्टिंग दी जाती है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 5 मई से POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपनी वेदर फोरकास्टिंग में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसके द्वारा, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो रीजनल सेंटर है उसके द्वारा ये एक्सरसाइज की जा रही है और POK सेंटर में जितनी भी लोकेशंस हैं जैसे गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, इनके वेदर की फोरकास्टिंग भी IMD के द्वारा स्टार्ट कर दी गई है 5 मई से। IMD के डायरेक्टर हैं M मोहपात्रा। इनके द्वारा यह बताया गया है कि जब से इंडिया में एक तरह से 370 आर्टिकल को इंटीग्रेट किया गया या 370 आर्टिकल के थ्रू जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, उसके बाद यहाँ के जो वेदर की फोरकास्टिंग है और डेली वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है, बुलेटिन है, वो IMD वो सारी चीज़ें कर ही रहा था और अब 5 मई से वहाँ यहाँ का वेदर फोरकास्टिंग स्टार्ट कर दिया है। इस डिपार्टमेंट ने IMD ने गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद इन दोनों लोकेशंस की जो वेदर फोरकास्टिंग है ये इंक्लूड किए अपने नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग लोकेशंस में। यहाँ पर IMD के बारे में बात की गई है तो हम IMD के डिटेल्स देख लेते हैं। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है ये डिपार्टमेंट और ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में फॉर फोरकास्टिंग ऑफ वेदर और मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजिक रिलेटेड इवेंट्स, यानी कंट्री के जो भी वेदर फोरकास्टिंग रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, सिस्मोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, जो भी अर्थक्वेक आते हैं या किसी भी तरह का मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन देखा जाता है, उन सब की फोरकास्टिंग IMD के द्वारा की जाती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और कंट्री में काफ़ी जगह इसके अलग अलग ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे। इसके अलावा अंटार्कटिका में भी IMD के द्वारा अपना ऑब्जर्वेशन स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है। 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं मृत्युंजय मोहपात्रा या M मोहपात्रा। अगर हम पूरे वर्ल्ड के मौसम की कोई बॉडी की बात करें तो ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और IMD जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMO के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक सेंटर है। इसके तहत जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है IMD की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन ओशियन रीजन के नॉर्थ पार्ट का पूरा जो वेदर फोरकास्टिंग है या इस रीजन में कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो उस साइक्लोन से रिलेटेड फोरकास्टिंग, वार्निंग, नेमिंग ऑफ साइक्लोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइक्लोन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो IMD के द्वारा ही देखी जाती है। नॉर्थ इंडियन ओशियन से लेकर मलक्का स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ के जितने भी साइक्लोन हैं उनकी नेमिंग भी IMD के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है नोट फॉर एबोलिशन ऑफ 9304 MES पोस्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की 9300 पोस्ट को एबोलिश किया गया अभी रिसेंटली और ये जो प्रपोजल है ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा अप्रूव किया गया है। अब मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि एक कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में और इस कमीशन का नाम था सेकटकर कमीशन, DB सेकटकर कमिटी। तो इस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए आर्म फोर्सेस की जो संख्या है उसको कम करने की ज़रूरत है। 2016 में सेकटकर कमेटी को बनाया गया था, DB सेकटकर कमेटी 2016 में बनाई गई थी और इसको एक जॉब दिया गया था, एक इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि किस तरह से आर्म फोर्सेस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए और आर्म फोर्सेस के एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। उसके बाद इस कमेटी के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिए गए और डिफेंस मिनिस्ट्री का ऐसा कहना है कि इन्हीं रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए ये कदम उठाया गया है और इतनी पोस्ट को एबोलिश किया गया है। अब ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार जो सिविलियन वर्कफोर्स है उसको रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये एक्सरसाइज आर्मी को और डिफेंस फोर्सेस को ज़्यादा इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए की गई। ये जो कमेटी है 11 मेंबर की कमेटी थी और 2016 में जो तत्कालिक डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर उनके द्वारा बनाई गई थी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा इस एबोलिशन के बाद। वर्ल्ड पेज की न्यूज़ है, वायरस अटैक वर्स देन पर्ल हार्बर। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार कोविड 19 के कारण यूएसए में जितने लोग मरे हैं ये पर्ल हार्बर अटैक और 9/11 अटैक से भी ज़्यादा वर्स कंडीशन है जो यूएसए देख रहा है। तो पर्ल हार्बर और एक और इवेंट 9/11 की जो तुलना है वो कोविड 19 से की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब यहाँ पर पर्ल हार्बर की बात की गई है तो सबसे पहले हम पर्ल हार्बर के बारे में देख लेते हैं। पर्ल हार्बर इवेंट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो पर्ल हार्बर अटैक है ये जैपनीज फोर्सेस के द्वारा पर्ल हार्बर पे किया गया था। पर्ल हार्बर हवाई में, ये जो आप देख रहे हैं मैप में, हवाई में यूएसए का नेवल बेस था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज आर्म फोर्सेस के द्वारा यूएसए के नेवल बेस पे किया गया। ये एक प्री एम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक थी जो इंपीरियल जापानीज नेवी एयरफोर्स ने यूएसए के अगेंस्ट की थी। और ये जो इसकी डेट है ये थी 7 दिसंबर 1941। तो 7 दिसंबर 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसए पे ये अटैक जापानीज ने किया था। ये हवाई टेरिटरी है जहाँ पर यह अटैक हुआ था। और जैपनीज अटैक करने का कारण क्या था? जापानियों के द्वारा इसलिए अटैक किया गया था क्योंकि वो साउथ ईस्ट एशिया पर एक तरह से अपना अधिकार जमाना चाहते थे और जापानीज को ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन उनके इस जो मंसूबे हैं उसको इंटरफियर कर सकते हैं और अमेरिकन के द्वारा यूएसए के द्वारा कोई इंटरफेरेंस ना हो और उनके द्वारा साउथ ईस्ट एशिया पर कॉन्क्वियर कर लिया जाए। इसीलिए अमेरिकन को चुप कराने के लिए एक प्रीएम्प्टिव मिलिट्री स्ट्राइक जापानियों के द्वारा की गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि यूएसए के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से फुल फ्लेज होके ज्वाइन कर ली गई। यानी कि यूएसए पर्ल हार्बर अटैक के बाद पूरी तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा और इसके बाद वर्ल्ड वॉर की जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। यानी कि विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस अटैक के बाद। और इसका अल्टीमेटली अटैक और अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो जापान को भुगतना पड़ा। 6 अगस्त 9 अगस्त 2 दिन 2 जापानी सिटीज़ पे हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकन एयर फोर्सेस के द्वारा एटॉम बम छोड़ा गया। तो एक तरह से पर्ल हार्बर का बदला लेते हुए अमेरिका ने ये 2 बम नागासाकी और हिरोशिमा जापान के 2 शहरों को बर्बाद कर दिया। अब ऐसा माना जाता है कि इस अटैक में जो अमेरिका के लोग मरे थे वो करीब 2,500 संख्या थी उनकी। और इसके अलावा अगर हम 9/11 की बात करें, 9/11 सितंबर 11 2011 में जिहादिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका के ट्रेड टावर पर, ट्रेड सेंटर पे, जिसमें करीब 3,000 लोग मरे थे। तो यहाँ पर 3,000 लोग मरे हैं, पर्ल हार्बर में करीब 2,500 लोग मरे थे। और अभी तक कोविड 19 के कारण अमेरिका में करीब 70,000 लोग, 73,000 लोग मर चुके हैं। तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन अभी यूएसए की है बिकॉज ऑफ कोविड 19। और बार बार अमेरिका इसके लिए चाइना पे ही ब्लेम कर रहा है और चाइना से जो इसका हर्जाना है वो लेने की बात की जा रही है। अगर हम कोविड 19 की पूरी वर्ल्ड ओवर कंडीशन देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन कंट्रीज़ में ये बहुत बड़े लेवल पे इसने इम्पैक्ट किया है और काफ़ी लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं। कुछ यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ लॉकडाउन की कंडीशन को के रिस्ट्रिक्शन कुछ कम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स हैं और जो नॉर्म है उनको अगर रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए और ये स्ट्रिक्टली फॉलो ना किया जाए वैक्सीन डेवलप होने तक, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बुरी हो सकती है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 3.7 मिलियन यानी करीब 35 लाख से ज़्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, जिसमें से 25% लोग केवल यूएसए के हैं। अब बिजनेस पेज की न्यूज़ है, वोलेटाइल मार्केट हिट इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो। अब 2020 में कोविड 19 के कारण जो म्यूचुअल फंड में पैसा लोगों के द्वारा लगाया जाता था वो काफ़ी कम हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि 2019-20 में जितना पैसा था या इन्वेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा वो करीब 27% ड्रॉप उसमें देखा गया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर से, वेरियस इन्वेस्टर से पैसा
एक बास्केट में लिया जाता है, एक फंड मैनेजर के द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उस बास्केट में जितना पैसा होता है उसका यूज़ करके अलग-अलग जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी फंड या सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको परचेज़ किया जाता है और कलेक्टिवली उनकी एक यूनिट बनाई जाती है जिसको वापस अलॉट किया जाता है इन इन्वेस्टर्स को। म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक्स भी हो सकते हैं यानी कि जिन्हें इक्विटी कहते हैं, इक्विटी भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं और इस मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड कुछ पैसे चार्ज करता है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।